ओके हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं गैस लॉज के ऊपर, ठीक है। एंड यू पीपल ऑलरेडी नो द थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। बिकॉज हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी उस पर हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है सॉलिड में काफी ज्यादा होता है, लिक्विड में और सॉलिड में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गैसेस। And the distance between the molecules is very large as compared to solid liquids in gases. Okay? तो डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है गैस मॉलिक्यूल के बीच में वो भी कैसा होता है, निग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं सॉलिड की और लिक्विड की तो उसके अंदर जो वॉल्यूम में चेंज आता है वो बिल्कुल कम होता है, या हम ऐसा कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस रिमेन्स सेम इवन इफ द लार्ज प्रेशर इज अप्लाइड ऑन इट। लेकिन जो गैसेस के अंदर वॉल्यूम का चेंज आएगा वो काफी एप्रिसिएबल होता है अगर तुम बहुत कम प्रेशर भी उसके ऊपर एक्सर्ट करते हो। इसलिए तुम अगर गैस की स्टेट को डिस्क्राइब करना चाहते हो, अगर तुमको गैस की किसी भी गैस को अगर तुम अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहते हो तो उसके जो स्टेट वेरिएबल है यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनको तुमको अच्छे से डिस्क्राइब करते आना चाहिए। तो बच्चों मेन मुद्दा यह है कि जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है हमारे पास, इस प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर जो है इन दोनों में से, इन तीनों में से किसी एक को भी अगर तुम चेंज करोगे तो वो दूसरी क्वांटिटीज, रिमेनिंग क्वांटिटीज को अफेक्ट करती है, ठीक है। सो इनके बीच में का रिलेशन, किसी भी दो क्वांटिटीज के बीच में का रिलेशन बाय कीपिंग द थर्ड क्वांटिटी कांस्टेंट, तुम इन तीनों में से किसी भी दो क्वांटिटी को लो, उनके बीच में का रिलेशन स्टडी करो बाय कीपिंग द थर्ड क्वांटिटी कांस्टेंट, इसको ही हम क्या बोलते हैं, गैस लॉस। आर यू गेटिंग और नॉट? बहुत ही सिंपल सी चीज है कि हमारे पास ये जो तीन पैरामीटर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, हम गैस के लिए इनका स्टडी करेंगे, इनके बीच में का रिलेशन स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि किसी एक क्वांटिटी को चेंज करके इनमें से कोई दूसरी क्वांटिटी किस तरीके से चेंज होती है बाय कीपिंग द थर्ड क्वांटिटी कांस्टेंट। ओके, सो जो हमारे पास गैस लॉज है उन गैस लॉज के अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्टडी करने वाले हैं दैट इज व्हाट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। हम कांस्टेंट किसको रखने वाले हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने वाले हैं। सेकंड लॉ जो हम पढ़ेंगे उस सेकंड लॉ के अंदर हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे हम किसके ऊपर, ऑन वॉल्यूम। अब देखो टेम्परेचर का और वॉल्यूम का रिलेशन है तो कांस्टेंट किसको रखना पड़ेगा हमको, प्रेशर को, तो रखेंगे प्रेशर को कांस्टेंट, ठीक है। थर्ड केस में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन प्रेशर बाय कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। आर यू गेटिंग और नॉट? ठीक है, तो ये बेसिकली तीन चीजों के ऊपर हमको फोकस करना है। मैंने जैसे कहा था कि हम लोग किसी दो क्वांटिटीज के रिलेशन को स्टडी करेंगे बाय कीपिंग थर्ड क्वांटिटी कांस्टेंट। देख लो तुम लोग, यहां पे हमने प्रेशर और वॉल्यूम का बीच में का रिलेशन देखेंगे और टेम्परेचर को रखेंगे कांस्टेंट, टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट। ओके, तो इस तरीके से सबसे पहला लॉ गैस लॉज के अंदर जो हमको स्टडी करना है, दैट लॉ इज कॉल्ड एज बॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो यह है हमारे पास बॉयल्स लॉ। ओके, सो बॉयल्स लॉ है बच्चों, दिस लॉ इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर जो है उसको हम रखने वाले हैं कांस्टेंट। तो इन बॉयल्स लॉ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, और बॉयल्स लॉ हमको स्टेट करता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली और व्हाट यू कैन से दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वॉल्यूम। तो इसको वाइस वर्सा में कह सकते हो, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सो बॉयल्स लॉ स्टेट दैट by keeping the temperature constant, the pressure of a gas is inversely proportional to what, its volume. ओके, आर यू गेटिंग और नॉट? ठीक है, तो अगर हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा दें तो हमको एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। सो प्रेशर इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट अपॉन व्हाट, वी। तो इसको तुम लिख सकते हो दैट PV इज इक्वल टू K, और ये K क्या है, कांस्टेंट। तो PV इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम कांस्टेंट। तो PV अगर कांस्टेंट है तो मैथमेटिकली हम अगर इसको लिखना चाहे
जैसे मान लो किसी गैस का इनिशियल प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है, तो और फाइनल प्रेशर P2 है और वॉल्यूम V2 है, तो हम मैथमेटिकली P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लिख सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास यहां पे एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है। इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर मान लो इसका प्रेशर P1 है और इसका जो यहां पे वॉल्यूम है, ठीक है, इस चेंबर के अंदर वो है V1। अगर हम प्रेशर को चेंज कर देंगे, प्रेशर को चेंज कर देंगे और प्रेशर को बनाएंगे P2, प्रेशर इंक्रीज किया हमने, क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज P2 कर दिया, तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और क्या बनेगा, ये वॉल्यूम V2 बनेगा। दैट मींस प्रेशर जब इंक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, एंड वाइस वर्सा ऑफ दैट। तो यही कह रहा है हमको बॉयस लॉ। बॉयस लॉ हमको क्या कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई गिवन अमाउंट ऑफ गैस है, यानी कि मास भी उसका क्या है, फिक्स है, ठीक है, सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ दैट गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वॉल्यूम। अगर तुम ग्राफिकली भी इसको एक्सप्लेन करना चाहो तो ग्राफ तुम इसका कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो कि मान लो y एक्सिस पे मैंने प्रेशर लिया एंड x एक्सिस पे लिया मैंने वॉल्यूम। तो हम लोगों को इनवर्स रिलेशन दिखाने के लिए हमारे पास जो कर्व आएगी कुछ इस तरीके से आएगी, देख सकते हो तुम लोग। इस केस के अंदर जैसे जैसे प्रेशर को हम डिक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो ये है प्रेशर, जो ग्राफ हमने बनाया क्या, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में बना है, समझ रहे क्या, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ठीक है। अगर तुम इसके बॉयस लॉ के लिए दूसरा एक ग्राफ बनाना चाहो तो कुछ इस तरीके से बना सकते हो, दैट प्रेशर वर्सेस 1/v। देखो प्रेशर का रिलेशन 1/v के साथ में कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ बच्चों हम कैसे बनाते हैं, तो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा उनके बीच में, ठीक है। और टेम्परेचर को अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर देखा जाए, टेम्परेचर को अगर तुम चेंज करोगे तो अलग अलग इस तरीके से मतलब लाइन आएगी। जैसे मान लो अगर ये टेम्परेचर T1 है, ये T2 है, ये T3 है, हम लोगों ने टेम्परेचर को कांस्टेंट ही रखा हुआ है, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे जो ग्राफ आएगा वो अलग अलग आएगा। इस केस में जो टेम्परेचर T1 है वो कम है एज कंपेयर टू T2, एंड सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन सा होगा, T3 होगा। और ये वाले जो ग्राफ बने हैं, इस ग्राफ को हम आइसोथर्म भी बोलते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाए गए ग्राफ है, ठीक है। सो तुम लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट बॉयल्स लॉ। सबसे पहला लॉ हमने जो देखा वो है बॉयल्स लॉ। रॉबर्ट बॉयल नाम के बंदे ने दिया था हम लोगों को, जो कहता है कि भी अगर एक गिवन अमाउंट ऑफ गैस, गिवन मास दिया हुआ है गैस का कुछ, उसका टेम्परेचर हमको कांस्टेंट रख रहा है, तो प्रेशर को अगर तुम चेंज करोगे तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, लेकिन उनमें जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। या तुम सीधा सीधा पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद में जो लॉ आता है दैट इज कॉल्ड एज चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ हमको क्या बताता है, ठीक है। सेकंड, अभी देख सकते हो तुम यहां पे, हम लोग चार्ल्स लॉ के अंदर क्या देखने वाले, चार्ल्स लॉ के अंदर हम देखने वाले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम बाय कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट लॉ जो है हमको वो देखना है चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो दिस इज व्हाट चार्ल्स लॉ, ओके। चार्ल्स लॉ के अंदर हम लोग कांस्टेंट रखने वाले हैं प्रेशर को। किसको कांस्टेंट रखने वाले हैं, प्रेशर को। मतलब इसके अंदर प्रेशर चेंज होने वाला है क्या, नहीं, ठीक है। किसी भी सिस्टम का हम प्रेशर रखेंगे कांस्टेंट, दैट्स व्हाई चेंज कौन होने वाला है अभी, वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, दैट्स व्हाई दिस चार्ल्स लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूम लॉ, ठीक है। तो देखते हैं, वो हमको बताता है, चार्ल्स लॉ बताता है कि भाई जो वॉल्यूम होता है दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेम्परेचर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। कैसे स्टेट करोगे तुम लोगों को इसको, बाय कीपिंग, है ना, दिस चार्ल्स लॉ इज स्टेटेड दैट बाय कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट of a given amount of a gas or given mass of a gas, the volume is directly proportional to its absolute temperature, ठीक है। ध्यान रहे कि ये absolute temperature यानी कि ये जो टेम्परेचर है ये केल्विन स्केल में नापा जा रहा है, ठीक है। अगर मान लो हम लोग इसको कुछ अलग तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहे तो एक कंडीशन है, मान लो V0 को हम मानेंगे V0 बी द वॉल्यूम ऑफ गैस at 0 degree Celsius and VT be the volume of gas at T डिग्री सेल्सियस। हमारे पास दो वॉल्यूम दिए हुए हैं, एक V0 है वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड VT है वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेल्सियस। तो एक मैथमेटिकल फार्मूला जो हमारे पास है, वॉल्यूम at T डिग्री सेल्सियस is equals to that volume at 0 डिग्री सेल्सियस प्लस what do you say that उसको लिख सकते हैं हम 1/273 V0
इंटू व्हाट दैट टेम्परेचर। इस तरीके से हम मैथमेटिकल फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। अगर तुम इसको और अलग अलग फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, वी टी इज इक्वल्स टू, वी नॉट को बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस टी अपॉन 273, ठीक है। सो वी टी इज इक्वल्स टू, और लिखना चाहो तो वी नॉट, और ये बन जाएगा 273 प्लस 273 टी अपॉन 273। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरीके से तुम लोग क्या कर सकते हो, उस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। अब तुम बोलोगे ये क्या बनाया सर तुम लोगों ने, ठीक है। तो ये हमको बताता है कि मान लो अगर हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में गिन रहे, हमारे पास कोई गिवन अमाउंट ऑफ गैस है, उस गैस का मास फिक्स है और हम लोगों ने उसका प्रेशर भी कांस्टेंट रखा हुआ है। अगर उस गैस का टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करते हैं, ठीक है, कोई भी गैस हो, कोई जरूरी नहीं कि मतलब गैस बदलने से, गैस अगर सैंपल कोई भी हो, ये जो नियम है सबके लिए सेम है, ये जो लॉ है सबके लिए सेम है। जो हमको क्या बताता है, हमको बताता है कि अगर तुम किसी भी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज या फिर डिक्रीज करोगे तो उस गैस का वॉल्यूम एक फिक्स वैल्यू से इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा। समझ रहे हो क्या है? और वो जो अमाउंट है वो अमाउंट है दैट इज व्हाट 1/273, दैट इज 1/273। इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तुमको लगभग मिलेगा 0.36%, परसेंटेज के फॉर्म में देखोगे तो, ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये चार्ल्स लॉ स्टेट करता है कि द इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, द अमाउंट ऑफ what do you say that volume increase or decrease is 1/273 of its volume at 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तुम लोग बहुत सिंपल देखो, यहां पे अगर मैं क्या करूंगा, जैसे टेम्परेचर वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेल्सियस की बात करूंगा तो इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 1/273 इंटू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये जो 1 है, ये 1 बेसिकली क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर की जगह पर आया है। ठीक है, अगर मैं यहां पे 2 कर दूं, जैसे V2 दैट इज 2 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या हो जाएगा V0 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस में लिख देते हैं, और यहां पे रहेगा प्लस 2/273 दैट इज व्हाट V0। अगर मैं 3 डिग्री सेल्सियस की बात करूंगा तो V0 डिग्री सेल्सियस प्लस 3/273 इधर आएगा V0। दिस इज व्हाट V0 इज वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो मुद्दे को समझो, 0 डिग्री सेल्सियस लिख देता हूं मैं यहां पे। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, मतलब 1 डिग्री से मैं टेम्परेचर को राइज करते जा रहा हूं, तो यहां की वैल्यू जो है वो भी बढ़ती जा रही है। अगर ये यहां पे वैल्यू बढ़ रही है तो ये भी अमाउंट बढ़ रही है, मतलब कि जो वॉल्यूम है उसमें प्लस हो रही है सारी चीजें। समझ रहे क्या? तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, जो वॉल्यूम होता है गैस का वो भी बढ़ रहा है। इसका मतलब तो वॉल्यूम बढ़ रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन ये जो फार्मूला हमने बनाया ये डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर के लिए बना है, और ये जो है हम लोगों ने केल्विन स्केल के लिए बनाया। उसके लिए भी हम थोड़ा ग्राफिकली कंसेप्ट को समझ लेते हैं। क्या है कि हम लोग को ये तो पता चल गया है कि वॉल्यूम इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ठीक है, ये बात है कि अगर वॉल्यूम टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो हमने डिफरेंट गैसेस के लिए ये बनाया ग्राफ। ठीक है, तो इधर हम बनाते हैं वॉल्यूम, ठीक है, ओके, और हमारे पास ये है एक गैस, ओके, ये कोई दूसरा गैस है और एक कोई तीसरा गैस। ठीक है, तो ये तीनों गैस है, और ये जो हम तुमको दिख रहा है वॉल्यूम, और ये दिख रहा है तुमको टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर को हम जैसे जैसे डिक्रीज करते रहेंगे तो वॉल्यूम भी होते जाएगा, कम होता जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीजेस, वॉल्यूम ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है दैट इज व्हाट 273 डिग्री सेल्सियस माइनस में, ठीक है, इसको और में तुम लोग 0 केल्विन भी कह सकते हो। ये है तुम्हारा एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। कहानी को समझो, हमको यहां से चार्ल्स लॉ से ये बात समझ में आ रही है कि वॉल्यूम का जो नाता है टेम्परेचर के साथ में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसे आएगा कि भाई -273 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम है वो क्या होते जाएगा, गैस का, सब गैसेस का, गैस कोई भी हो, सबका जो वॉल्यूम है वो 0 हो जाता है एक सेम टेम्परेचर पे, एंड दैट टेम्परेचर
टेम्परेचर इज कॉल्ड एज व्हाट, 0 केल्विन, एज दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ठीक है, सो अभी देखो अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है तो हमको ये कोई कॉम्प्लिकेट सा फार्मूला जो हमने यहाँ पे बॉक्स में लिखा है ऐसा ध्यान में रखना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग देखो यहाँ पे जो टेम्परेचर, मैं इस 1T की जगह पर T लिखता हूं साले। ठीक है, अगर इस टेम्परेचर की जगह पर हम -273 डिग्री सेल्सियस लिख दे तो यहां पे आएगा -273 डिवाइड बाय 273, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो V0 माइनस V0 क्या हो जाएगा, 0। मतलब वॉल्यूम एट -273 डिग्री सेल्सियस कितना मिल जाएगा तुमको, 0 मिल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? अरे समझ रहे नहीं समझ रहे? एक बार फिर से देखो कि अगर मैं T की वैल्यू -273 डिग्री पुट कर दूं तो यहां पे ये जो है ये -V0 आ जाएगा और VT वॉल्यूम एट T की वैल्यू कितनी, -273 डिग्री, ये कितनी मिल जाएगी तुमको, 0 मिल जाएगी, जो कि हम यहां से देख रहे हो। तो वो वाला टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे सभी गैसेस का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ठीक है, और आगे चल के ये इसके ऊपर लॉर्ड केल्विन नाम के बंदे ने एक स्केल भी बनाई थी जिसका इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या था, दैट इज व्हाट, 0 केल्विन। मतलब शुरुआत ही -270 डिग्री सेल्सियस से की गई थी। ठीक है, जो उसके एक्चुअल वैल्यू है ये -273 डिग्री सेल्सियस ना होते हुए -273.15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो आई होप कि तुम लोग को क्लियर हुआ होगा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से हम लिख सकते हैं कि भाई दैट V इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इनटू व्हाट, T। तो इसको लिख सकते हैं V/T इज इक्वल टू K, और ये K क्या है, कांस्टेंट है, तो V/T इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, कांस्टेंट। तो हम मैथमेटिकल फॉर्म के लिए क्या लिख, V1/T1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V2/T2। ये कौन सा लॉ है बच्चों, चार्ल्स लॉ। हमारे पास पहला जो था दैट इज कॉल्ड एज बॉयस लॉ। बॉयस लॉ ने हमको क्या बताया था कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, दैट मींस P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। और हमारे पास सेकंड हमने जो देखा दैट इज कॉल्ड एज चार्ल्स लॉ, जो बताता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, दैट मींस V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2 होता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट लॉ हम देखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज गे-लुसाक्स लॉ। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे इन दोनों ने, चार्ल्स लॉ और गे-लुसाक लॉ में कोई ज्यादा ऐसा फर्क नहीं है। ठीक है, लेकिन देखते हैं हम लोग क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लॉ है इसके ऊपर देखो, तो नेक्स्ट है गे-लुसाक लॉ। ठीक है, गे-लुसाक लॉ के अंदर हम कांस्टेंट किसको रखने वाले हैं, तो जैसे हम लोगों ने चार्ल्स लॉ के अंदर कांस्टेंट किसको रखा था, याद है तुम लोगों को, प्रेशर को, तो अभी वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कांस्टेंट रखना है हमको वॉल्यूम को, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, और ये बताता है कि भाई दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेम्परेचर। पहले केस में हम लोगों ने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कहा था, यानी कि चार्ल्स लॉ के केस में गे-लुसाक ने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा और प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कहा है। ठीक है, सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगेन जैसे मैंने डिग्री सेल्सियस के लिए कहानी बताई वैसा सेम तुम प्रेशर के लिए भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। एक्चुअली वो बात तुम लोगों ने अभी नहीं फोकस की तो भी चलेगा इस चैप्टर के लिए, लेकिन सिंपल जो फॉर्मूला है हर एक लॉ का, जैसे कौन सा हमारे पास जो बॉयस लॉ था, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये पता होना चाहिए। उसके बाद में, और इसमें कांस्टेंट क्या था, टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा था। नेक्स्ट हमने चार्ल्स लॉ कहा था, चार्ल्स लॉ के अंदर क्या है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, किसको कांस्टेंट रखा था, प्रेशर को कांस्टेंट रखा था। अभी हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, गे-लुसाक लॉ को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और कांस्टेंट किसको रखा है हमने, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है। ये 2-3 बातें तुम लोगों को पता होनी जरूरी है। ठीक है, बाकी अगर ज्यादा डीप में तुम नहीं भी गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, लेकिन ये चीजें जो अभी दिख रही है ब्लू कलर से लिखी हुई, ये तुम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, कभी भी अगर जरूरत पड़े तो याद होना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, तो अभी चलते हैं अगेन फिर से, P इज इक्वल टू कुछ तो भी कांस्टेंट और इनटू क्या आएगा, T। तो चलो P/T इज इक्वल टू आएगा यहां पे K, तो K क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा। यानी कि मैथमेटिकली अगर तुम इसको लिखना चाहो, है ना, मैथमेटिकली ये कैसे लिखोगे तुम, तो दैट इज P1/T1 इज इक्वल टू बच्चों P2/T2, है ना, वेयर P1 and T1 are initial values of pressure and temperature and P2 and T2 are the final values of pressure and temperature। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गे-लुसाक लॉ एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। ठीक है, अब इसके लिए अगर तुम ग्राफ बनाना चाहो तो अगेन वैसे बनोगे, प्रेशर का टेम्परेचर के साथ में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आएगा।
ठीक है। तो ग्राफ के ऊपर भी अगर तुम ज्यादा फोकस ना करो तो भी चलेगा, लेकिन मेन इन 3 मुद्दे तुमको ध्यान में रखने हैं। क्या है? बॉयस लॉ, हाँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ अ गैस द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दैट इज व्हाट बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गे-लुसाक्स लॉ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब इन तीनों लॉज के ऊपर से हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को देखेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। सबको पता है, सुना होगा आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में, ये फार्मूला हमको काम में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज जो है आइडियल गैस इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे इन 3 फार्मूले के ऊपर से, ठीक है। तो सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर हमको यूज करना पड़ेगा बॉयस लॉ, ठीक है। तो बॉयस लॉ क्या कहता है? फर्स्ट वाली चीज, ठीक है, बॉयस लॉ कहता है हम लोग को कि दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या तुम लिख सकते हो दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? प्रेशर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला आया। अच्छा, चार्ल्स लॉ ने हमको क्या बताया कि दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टेम्परेचर। ये हमारे पास दूसरी चीज आई। तो अब इसको और इसको, इन दोनों चीजों को हम लोग क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। किसको किसको? देखो, बॉयस लॉ को और चार्ल्स लॉ को अगर कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अपॉन P। तो ये आगे बढ़ते जाएगा, V इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, ठीक है। यहां पे कुछ तो भी कांस्टेंट लेंगे हम लोग, लेट से यहां पे कांस्टेंट लेते हैं हम लोग R, तो यहां पे क्या आएगा? T अपॉन P। तो P को इधर लेकर जाएंगे, PV इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको? RT। दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ गैस। ये जो इक्वेशन मिला है किसके लिए मिला है तुमको? गैस का जो अमाउंट है वो कितना है? 1 मोल है, ठीक है। अगर n मोल आपकी गैस n मोल गैस की बात करेंगे तो PV इज इक्वल टू क्या मिलेगा? nRT, एंड दिस इज व्हाट? तो PV इज इक्वल्स टू nRT। यह है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन। क्या है बच्चों? ये आइडियल गैस इक्वेशन या परफेक्ट गैस इक्वेशन। इनके अंदर जो P है, ये P है प्रेशर, V वॉल्यूम ऑफ गैस, दैट इज n इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल, R इज व्हाट? इसको क्या बोलेंगे? दैट इज व्हाट? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, इसको गैस कांस्टेंट बोलेंगे, एंड T इज व्हाट? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये है इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को हम आगे यूज भी करेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मुझे तुम लोग के साथ में डिस्कस करनी है कि मैंने यहां पे जो बॉयस लॉ यूज किया, ये जो दिख रहा है तुमको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है, यहां पे मैंने इन दोनों को कंबाइन करके V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T अपॉन P लिखा है, ठीक है। तुम लोगों से सवाल यह है कि क्या मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूं? क्योंकि देखा जाए तो ये दोनों जो है, मतलब अलग अलग किताबें अगर तुम पढ़ोगे तो बहुत सारी किताबों में इन दोनों को कंबाइन किया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करना अनफेयर है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा है तो आप लोग मुझे बताइए कि क्यों इन दोनों को हम कंबाइन नहीं कर सकते, या इनको क्या क्या ऐसा है, क्या अनऑब्वियस है इनमें कि हम इन दो इक्वेशन को कंबाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इनसे, इन दो इक्वेशन से PV इज इक्वल टू nRT तक पहुंचने का हमारे पास दूसरा तरीका भी है, लेकिन ज्यादातर किताबों में यह दिया हुआ है और तुम लोगों के लिए भी समझने के लिए सिंपल है, इसलिए मैंने PV इज इक्वल टू nRT का जाने के लिए ये वाला तरीका अपनाया, ठीक है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में हम लोगों ने बॉयस लॉ, उसके बाद में चार्ल्स लॉ, नेक्स्ट गे-लुसाक्स लॉ, एंड फाइनली उन तीनों लॉ से आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव किया, जो कि बोर्ड पे तुमको दिख रहा है PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में। थैंक यू।